नमस्कार, मैं हूं सौरभ। बिहार चुनाव में अब तक 165 सीटों पर जनता का फैसला लॉक हो चुका है। बिहार में आज करीब करीब उतने ही वोट पड़े जितने पहले दौर में पड़े थे। कोरोना महामारी के बावजूद वोटर घर से बाहर निकले। आज प्रधानमंत्री भी बिहार में थे। चुनावी टक्कर में नरेंद्र मोदी ने आज फुल राष्ट्रवादी प्रचार किया। क्या भारत माता की जय से बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की जीत होगी? देखते हैं। क्या चाहते हैं आपको पता है? वो चाहते हैं आप भारत माता की जय के नारे न लगाएं। सोचिए, हमारा देश, हमारी भारत माता, लेकिन ऐसे भी लोग हमारे सामने हैं जो भारत मां की जय बोलने से इनको बुखार आ जाता है। सोचिए, छठी मैया को पूजने वाली इस धरती पर जंगल राज के साथी चाहते हैं कि भारत मां की जय के नारे ना लगे। वो चाहते हैं आप जय श्री राम भी ना बोले। भारत माता की जय बोलने से किसको बुखार आता है? भारत माता की जय के नारे से किसके पेट में दर्द होता है? जय श्री राम के नारे लगाने से किसको ऐतराज होता है? बिहार के चुनाव प्रचार में मां भारती का जयकारा करना इन लोगों को रास नहीं आ रहा। सोचिए, बिहार में जंगल राज लाने वालों के साथियों को भारत माता से दिक्कत है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं ही कुछ नहीं बोलते। वो पहले पक्की रिपोर्ट लेते हैं, अपनी खुद की रिसर्च करते हैं, मोदी ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद ही विरोधियों पर प्रहार करते हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में मोदी के वार में गलती की गुंजाइश नहीं रहती। सरकार वार तगड़ा होता है, विरोधी को चित्त करने वाला होता है। साकार होने वाला। कभी एक टोली कहती है कि भारत माता की जय के नारे मत लगाओ, कभी दूसरी टोली को भारत माता की जय से सिरदर्द होने लगता है। ये भारत माता के विरोधी अब एकजुट होकर बिहार के लोगों से वोट मांगने के लिए आए। अगर उन्हें भारत माता से दिक्कत है तो बिहार को भी इन लोगों से दिक्कत है। मेरे भाइयों बहनों, भारत माता के। बिहार चुनाव में नरेंद्र मोदी ने भारत माता और जय श्री राम के नारे पर जंगल राज के साथियों को घेरा तो इसके पीछे वजह पुख्ता थी। आज बिहार में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी या फिर बिहार में उनके कम्युनिस्ट पार्टनर सीपीआई-एमएल के नेता दीपांकर भट्टाचार्य, इनमें से किसको भारत माता की जय से दिक्कत है? तेजस्वी यादव इन दिनों संभल संभल कर बोलते हैं। हमने पिछले 15 दिनों की उनकी रैलियों के भाषण सुने, मगर उनमें भारत माता की जय या जय श्री राम के नारे पर उनका कोई नेगेटिव कमेंट नहीं मिला। राहुल गांधी ने भी हाल में ऐसा कुछ नहीं बोला है। दीपांकर भट्टाचार्य चुनावी बयानों से परहेज करते हैं, तो फिर मोदी का इशारा किसकी ओर है? हमने कुछ और तलाश की तो हमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये बयान मिला। पार्टी हमको समझ में नहीं आया वो कौन पार्टी था। झंडा तो लगा कमल था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद एक बार भी नहीं सुने तो सिर्फ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी कौन पार्टी आ गया? ये भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमें भारत माता की जय, हमारा भी दिमाग खराब हो गया। हमें हो क्या रहा है? झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का आरजेडी और कांग्रेस दोनों से गठबंधन है, इसलिए प्रधानमंत्री सही हैं। हेमंत सोरेन बिहार की महागठबंधन वाली पार्टियों के पार्टनर हैं। नरेंद्र मोदी का अटैक भी पार्टनरों पर है। बिहार चुनाव की अपनी आखिरी रैलियों में नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार की जीत पक्की बताई और कांग्रेस की कमजोर नस दबाई। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की दोबारा सरकार बनाने का आपका संकल्प। प्रधानमंत्री ने कैलकुलेटर निकाल लिया। दिल्ली का कैलकुलेशन मोदी ने बिहार में समझाया। कांग्रेस भी इसे सुन ले, समझ ले और देश की मेन अपोजिशन पार्टी अपनी न्यूमेरिकल पोजीशन के बारे में कोई भ्रम न पाले। जनता को लंबे अरसे तक मूर्ख नहीं बना सकते हो। देखिए कांग्रेस का हाल क्या हुआ है।
कांग्रेस की हालत कैसी करके रखी है जनता ने। आज कांग्रेस की हालत यह है, आज कांग्रेस की हालत यह है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला दें तो भी कांग्रेस के पास 100 सांसद भी नहीं है, 100 सांसद भी नहीं है। ये हाल जनता ने उनका करके रखा है और जब भी मौका मिलता है जनता आज भी उनको सजा देती रहती है। और इतना ही नहीं, इस देश के अनेक राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों ने कांग्रेस के एक भी बंदे को लोकसभा राज्यसभा तक पहुंचने नहीं दिया। जम्मू कश्मीर देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, आंध्र प्रदेश देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए। अनेक ऐसे राज्य हैं जहां से कांग्रेस के एक बंदे को भी वहां की जनता ने दिल्ली लोकसभा राज्यसभा में पैर नहीं रखने दिया। आप कल्पना कर सकते हैं देश की जनता इन लोगों से कितनी नाराज है। यूपी, बिहार जैसे राज्यों में आज कांग्रेस तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पर किसी का कुर्ता पकड़ के बचने की कोशिश कर रही है। लोकसभा में कांग्रेस के पास सिर्फ 51 सांसद हैं। राज्यसभा में कांग्रेस के सिर्फ 38 सांसद बचे हैं। इस तरह संसद में कांग्रेस सांसदों की तादाद 89 बची है। ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस सबसे कमजोर स्थिति में है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी कांग्रेस से 4 गुना ताकतवर पार्टी बन चुकी है। लोकसभा में बीजेपी के 302 सांसद हैं। राज्यसभा में बीजेपी के 92 मेंबर हैं। कांग्रेस के 89 सांसदों के मुकाबले बीजेपी के पास 394 सांसद हैं। नरेंद्र मोदी। नेशनल पॉलिटिक्स में कांग्रेस के इस हाल का बयान भी मोदी ने किया। सीमांचल के फारबिसगंज में 15 साल पहले के जंगल राज का हवाला देकर प्रधानमंत्री ने डिटेल में बताया कि वे जीत रहे हैं तो क्यों जीत रहे हैं और कांग्रेस हार रही है तो उसकी वजह क्या है। भारत माता की। आज एनडीए के विरोध में जो लोग खड़े हैं वो इतना कुछ खाने पीने के बाद अब फिर से बिहार को लालच भरी नजरों से देख रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि कौन बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और कौन अपने परिवार के विकास के लिए। भाई और बहनों, आज बिहार में परिवारवाद हार रहा है, जनतंत्र फिर से जीत रहा है। आज बिहार में रंगबाजी और रंगदारी हार रही है, विकास फिर से जीत रहा है। आज बिहार में अहंकार हार रहा है और परिश्रम फिर से जीत रहा है। आज बिहार में घोटाला हार रहा है और लोगों का हक फिर से जीत रहा है। आज बिहार में गुंडागर्दी हार रही है, कानून का राज वापस लाने वाले फिर जीत रहे हैं। बिहार में 2 दौर के मतदान हो चुके हैं। 243 सीटों में से 165 सीटों पर जनता का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है। बची हुई 78 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। आखिरी दौर के लिए हर पार्टी जोर लगा रही है। महागठबंधन के साथ अलायंस बनाकर मैदान में उतरे राहुल गांधी ने
किशनगंज और कटिहार में रैलियां की। राहुल अगर चुनाव के अलावा भी बिहार आते तो यहाँ के मुद्दों से वाकिफ होते। राहुल चुनाव के वक्त आए हैं, इसलिए उनको कोरोना बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा लगता है। नरेंद्र मोदी जी ने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी, और जब बिहार की जनता, बिहार के गरीब मजदूर अकेले पैदल वापस आ रहे थे, हजारों किलोमीटर चल रहे थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने उनकी मदद नहीं की। बेशक नीतीश कुमार एक मुश्किल चुनाव लड़ रहे हैं। 15 साल के शासन के बाद नीतीश की लोकप्रियता स्वाभाविक रूप से थोड़ी घटी है। चुनावी रैलियों में नीतीश का कुछ भी विरोध होता है। मधुबनी की जनसभा में मुख्यमंत्री पर प्याज फेंके ऐसी घटनाओं के बाद भी नीतीश कुमार अगर जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री बिहार में फिर से डबल इंजन सरकार बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। बिहार में अपनी डबल इंजन के लिए मोदी ने ही नीतीश को ड्राइवर सिलेक्ट किया है। जंगल राज ने बिहार के सामर्थ्य के साथ जो अन्याय किया, जो विश्वासघात किया, वो बिहार का एक एक नागरिक, पुरानी पीढ़ी वाले भी और वर्तमान पीढ़ी वाले भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। गरीब गरीब की बातें करते रहना, जुबान पर बार बार गरीब की बात लाना, इन लोगों ने बिहार के गरीब को ही चुनाव से दूर कर दिया था। ये हाल था बिहार का कि बिहार के गरीब को अपनी मर्जी की सरकार बनाने का अधिकार ही नहीं था। जंगल राज के उस दौर में मतदान के दिन गरीबों को घर से नहीं निकलने दिया जाता था। बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे। ऐसे लोग बिहार को फिर पुराने दौर में ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि बिहार का गरीब, बिहार के लोग अब उनके न बहकावे में आने वाले हैं, न उसके सामने थर थर कांपने वाले हैं। बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री ने 12 रैलियां की, जिनमें करीब 420 मिनट का भाषण दिया। 420 मिनट यानी 7 घंटे हो जाएंगे। इन 7 घंटों में प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा 2 चीजों की तुलना की: जंगल राज बनाम सुशासन और डबल डबल युवराज बनाम डबल इंजन की सरकार। रंगबाजी, रंगदारी, गुंडागर्दी, छिनैती, अपहरण, लूट, डकैती, फिरौती, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जातिवाद और बूथ कैप्चर। मोदी ने जंगल राज की तमाम निशानियों की कुंडली बांच दी। नरेंद्र मोदी को बिहार का हर नट बोल्ट मालूम है, कब किसे कहां टाइट करना है वो जानते हैं। प्रधानमंत्री का टारगेट फिक्स है, उनमें वोट शिफ्ट करने की ताकत है। यही ताकत एनडीए की संजीवनी है। आपके एक वोट की ताकत कम मत आंकना। जिस प्रकार से श्री कृष्ण उंगली पर गोवर्धन को उठाए थे, एक उंगली, और जिस प्रकार से ग्वालों ने समर्थन किया था, वैसे ही आपकी उंगली पर लोकतंत्र के सौभाग्य का जो चिन्ह लगने वाला है, मतदान आप जो करने वाले हैं, आपके एक एक वोट की ताकत है जो बिहार के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। 4 दशक पहले
जब आपके बाबा परबाबा युवा थे, तब जेपी आंदोलन से जुड़कर उन्होंने देश की राजनीति को बदल दिया था। जैसे आपके दादा परदादा ने काम किया, उसी प्रकार से आपके माता पिता ने 2005 में 15 साल के कुशासन को सुशासन में बदलने के लिए अपनी ताकत लगा दी थी। अब इस दशक में आपको आत्मनिर्भर आधुनिक बिहार बनाने के लिए जो काम आपके दादा परदादा करके गए, जो काम आपके माता पिता ने किया, वो काम आज बिहार के नौजवानों को आगे बढ़ाना है। भारत माता के। दो दौर के चुनाव में बिहार ने अपना मुख्यमंत्री डिसाइड कर लिया है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जनादेश मिले तो सॉलिड मिले, तभी बिहार में सुशासन की गाड़ी विकास के राजपथ पर दूसरे राज्यों से रेस लगा पाए। फिर से जीत रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 5,500 किलोमीटर दूर एक शांत शहर जिसका नाम है वियना। वियना से अचानक आतंकी हमलों की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई कि पूरी दुनिया दहल गई। भारत में भी कुछ लोग डरे हुए हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वियना इतनी दूर है तो डरना क्यों। तो आपको बता दें कि अब तो ऑस्ट्रिया समेत फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी इसे इस्लामिक आतंकवादी हमला कहा है। और अगर आप इस हमले का पैटर्न देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इसे ऑस्ट्रिया का 26/11 क्यों कहा जा रहा है। सोमवार रात दुनिया के इस हिस्से ने कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद का सबसे विभत्स चेहरा देखा। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना की काली अंधेरी रात में आतंकियों के सामने जो भी आया उसे गोलियों से भून दिया गया। अंधाधुंध फायरिंग की गई। आतंकियों को किसी का डर नहीं था। वो घूम घूम कर लोगों पर गोलियां बरसा रहे थे। रेस्टोरेंट में बैठे लोगों पर पॉइंट ब्लैंक से हमला किया गया। सड़क पर दीवार की आड़ लेकर खड़े शख्स को तब तक गोलियां मारी गईं जब तक उसका दम नहीं निकला। जो भी आतंकियों के रास्ते में आया उसे हटा दिया गया, फिर चाहे पुलिस वाले ही क्यों न हो। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना ने कुछ घंटे पहले आतंक का जो खौफनाक मंजर देखा उसे हिंदुस्तान ने मुंबई में देखा था। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए हम आपको वियना का वीडियो भी दिखाएंगे और मुंबई के 26/11 हमलों से उसकी तुलना भी करेंगे। सबसे पहले ये भयावह वीडियो देखिए। पीछे से आतंकी आया और दीवार की आड़ लेकर खड़े शख्स को गोलियों से भून डाला। घायल शख्स तड़पता रहा। कुछ मिनटों के बाद आतंकी फिर वापस आया और उसने एक और गोली दागकर उसकी जान ले ली। इसी सीसीटीवी फुटेज का ये दूसरा फ्रेम देखिए। एक महिला को जैसे ही खतरे का अंदेशा होता है वो पीछे की तरफ भागती है, लेकिन दीवार की आड़ लेकर खड़े शख्स से देरी हो जाती है और नतीजा ये होता है। वियना में हुआ आतंकी हमला। 2008 में मुंबई के सीएसटी स्टेशन और होटल ताज पर हुए आतंकी हमले के जैसा ही है। 12 साल पहले पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब और उसके साथी भीड़ और होटल में मौजूद लोगों को गोलियों से भून रहे थे और 2020 में वियना की सड़कों पर भी वही खौफनाक मंजर दिखा। अब कुछ और वीडियो देखिए। ये वियना की सड़कें हैं। गोलियों की आवाज से सन्नाटा पसरा था और आतंकी निशाना लगा कर गोलियां बरसा रहे थे।
वीडियो के इस फ्रेम में वियना में एक तरफ ट्रेन दौड़ रही थी और उसके साथ साथ लोगों का खून बहाने वाला आतंकवादी भी दौड़ रहा था। तभी फ्रेम में एंट्री होती है इस आतंकी की, जो गोलियां चलाते हुए कट्टरपंथी नारे लगा रहा था। वियना के इन आतंकियों की तस्वीरों और मुंबई हमलों के आतंकियों की तस्वीरों में काफी सिमिलैरिटीज हैं, क्योंकि 12 साल पहले उन पाकिस्तानी आतंकियों ने भी मौत के तांडव की शुरुआत रेलवे स्टेशन और सड़कों से ही की थी। जिधर देखो उधर गोलियां बरसाई थी। वियना में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अब वियना का ये वीडियो देखिए। जैसे ही पुलिस वालों ने आतंकियों पर हमला किया, दनादन गोलियां बरसने लगी। वीडियो रिकॉर्ड करने वालों को कुछ समझ में नहीं आया। अब इसी वीडियो का क्लोज फ्रेम देखिए। दो पुलिस वाले जैसे ही आगे बढ़े, छिपकर बैठे आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। एक तो पीछे की तरफ भाग आया, मगर दूसरा पुलिस वाला जमीन पर गिर पड़ा। ये एक दूसरा लोकेशन है। दो पुलिस वाले दौड़ते हुए आतंकियों को घेरने के लिए जाते हैं, लेकिन हाथ लगाए बैठे आतंकी अंधाधुंध फायरिंग करके दो में से एक पुलिस वाले को घायल कर देते हैं। वियना के पुलिस वालों की इन तस्वीरों ने भी मुंबई हमलों की याद दिला दी। 12 साल पहले आतंकियों से लोहा लेते वक्त तत्कालीन मुंबई एटीएस चीफ हेमंत करकरे पर कसाब और दूसरे आतंकियों ने पीठ पीछे हमला किया था, जिसमें हेमंत करकरे की शहादत हुई थी। वियना में आतंकवादियों के प्राइम टारगेट पर थे वहां के लोग, क्योंकि सोमवार की रात वियना में लॉकडाउन लागू होने से ठीक पहले की रात थी। आधी रात से ऑस्ट्रेलिया में अगले 1 महीने के लिए सारे बार और रेस्टोरेंट बंद होने वाले थे, और इसीलिए बहुत सारे लोग बाहर घूमने फिरने निकले थे। आतंकियों को ये बात पता थी और इसीलिए उन्होंने हमले के लिए इस दिन को चुना। This evening is the last evening before the lockdown. लॉकडाउन से पहले ही आखिरी शाम थी और रात 12 बजे के बाद ऑस्ट्रिया में सारे रेस्टोरेंट्स और बार बंद होने वाले थे 1 महीने के लिए, और इसीलिए कई लोग लॉकडाउन से पहले की आखिरी शाम का जश्न मनाने के लिए बाहर निकले थे। ज्यादातर रेस्टोरेंट्स और बार के बाहर टेबल लगे हुए हैं और लोग बाहर ही बैठे हुए थे। इसी का फायदा उठाकर आतंकवादियों ने सीधे लोगों की तरफ गोली चलाई। Outside and he was shooting at the people. चीखते चिल्लाते, मौत के डर से कांपते, सब कुछ छोड़कर भागते वियना की लोगों की इन तस्वीरों ने भी मुंबई की याद दिला दी, क्योंकि 12 साल पहले 26/11 के हमले के दौरान भी मुंबई की सड़कों पर आलम बिल्कुल ऐसा ही था। अब वियना हमले का सबसे ताजा वीडियो देखिए। इस वीडियो में एक आतंकी कई लोगों को गोलियों से भूनने के बाद भाग रहा था, मगर ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने उसे दबोच ही लिया। इस आतंकी को जिस तरह पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया, उसने 12 साल पहले मुंबई हमलों में जिंदा पकड़े गए आतंकी कसाब की वो तस्वीर याद दिला दी, जब मुंबई पुलिस के बहादुर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओबले ने अपनी जान की कुर्बानी देकर उस पाकिस्तानी आतंकवादी को शिकंजे में लेने में अहम किरदार अदा किया था। जिस तरह वियना के एक आतंकी को बाइक से कुचलकर पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया, ठीक उसी तरह कुछ और के भी पकड़े जाने की खबर है, मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी कई बंदूकधारी फरार हैं। 1000 पुलिस वाले गली गली जाकर तलाशी ले रहे हैं। सबकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है। ऑस्ट्रिया की न्यूज वेबसाइट क्रोन के मुताबिक इस हमले के पीछे ISIS का हाथ है। वहीं डेली मेल ने ऑस्ट्रिया के होम मिनिस्टर के हवाले से बताया है कि पुलिस ने जिस एक आतंकी को मार गिराया वो ISIS से हमदर्दी रखता था। वियना के आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुलिस को लोगों की तरफ से 20,000 वीडियो सबूत के तौर पर मिले हैं और ये सारे वीडियोस खंगाले जा रहे हैं।
Upon hearing some shots, जब मैंने गोलियों की आवाज सुनी तो मैंने अपनी खिड़की से नीचे की तरफ देखा और मैंने आतंकवादी को कई सारे बार और रेस्टोरेंट की तरफ भागते हुए देखा जो मेरे घर के बिल्कुल करीब वाली सड़क पे बने हुए हैं। लोग भाग रहे थे और आतंकवादी सड़कों पर लोगों का पीछा कर रहे थे। ये सब मेरी आंखों से मैंने देखा है। That's all I saw. रिपोर्ट्स में दावा किया गया है वियना में 20 साल के जिस आतंकी ने सबसे ज्यादा खून बहाया उसे दिसंबर 2019 में जेल से रिहा किया गया था और इसके पीछे ये दावा किया गया था कि सोसाइटी को इससे खतरा नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि ये आतंकी पिछले साल सीरिया जाकर ISIS में शामिल होना चाहता था और इसीलिए उसे अप्रैल 2019 में जेल की सजा हुई थी। मगर वियना में जो खून खराबा हुआ उससे ये बात साबित हो गई कि अगर किसी के दिमाग में एक बार कट्टरपंथ और आतंकवाद का कीड़ा घुस जाए तो वो इंसान नहीं रहता, हैवान बन जाता। वियना में हुए आतंकी हमलों में जिस तरह 6 अलग अलग जगहों पर सड़क, रेस्टोरेंट, पब्लिक प्लेस पर मौजूद आम लोगों और पुलिस वालों को निशाना बनाया गया, उसका तरीका बिल्कुल 2008 के मुंबई हमलों जैसा ही था। और अगर आप पिछले 3 साल की टाइमलाइन देखेंगे तो समझ जाएंगे कि आतंकवाद वाला वायरस यूरोपियन देशों में कितनी बुरी तरह फैल चुका है। मसलन 1 नवंबर 2020 को फ्रांस के लियोन शहर में एक यूनानी पादरी को गोली मार दी गई। 29 अक्टूबर 2020 को फ्रांस के नीस शहर में हमलावर ने धार्मिक नारा लगाते हुए एक महिला का गला काट दिया। 17 अक्टूबर 2020 को फ्रांसीसी टीचर का सिर कलम कर दिया गया। 7 अप्रैल 2018 को जर्मनी के म्यूनिस्टर शहर में एक आतंकी ने वैन को रेस्टोरेंट के बाहर बैठे हुए लोगों पर चढ़ा दिया। 23 मार्च 2018 को एक बंदूकधारी ने दक्षिण पश्चिम फ्रांस में एक कार के अंदर से पुलिस पर गोलीबारी की। 17 अगस्त 2017 को स्पेन के बार्सिलोना में एक वैन को लोगों की भीड़ पर चढ़ा दिया गया। 3 जून 2017 को 3 हमलावरों ने लंदन ब्रिज पर पैदल चलने वालों को एक वैन से टक्कर मार दी। फिर पास के बार में छुरा घोंपकर 8 लोगों की हत्या कर दी। 22 मई 2017 को ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में एक आत्मघाती हमला हुआ। इन आतंकी हमलों की लिस्ट भी लंबी है और हमलों का तरीका भी वैसा ही है जैसा पाकिस्तान के पालतू आतंकवादी अपनाते हैं और इन सब का एक ही इलाज है। दुनिया को प्रधानमंत्री मोदी की तर्ज पर इस्लामिक कट्टरपंथियों को एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके सीधा और कड़ा मैसेज देना होगा कि या तो तुम खत्म करो नहीं तो हम खत्म कर देंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने माली में मोदी जैसी एयर स्ट्राइक करके इसका ट्रेलर दिखा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस की इस कार्रवाई में अलकायदा के करीब 50 आतंकी मारे गए हैं। फ्रांस ने यह हमला सोमवार को मिराज फाइटर जेट और ड्रोन्स के जरिए किया। इसके अलावा माली में ISIS के आतंकियों की विंग इस्लामिक स्टेट इन ग्रेटर सहारा के खिलाफ भी एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसमें 3000 सैनिकों को लाया गया है। बात बहुत सीधी है। अब इस्लामिक आतंकवाद का खतरा सबको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है और अगर इसे जड़ से खत्म करना है तो दुनिया की मानवतावादी शक्तियों को एक साथ आना ही पड़ेगा। दिल्ली में आज कोरोना ने एक दिन के इजाफे के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बड़ी खबर एक ब्रेक के बाद।